नमस्कार विद्यार्थियों, मैं तनुज असवाल आपका एबीसी एजुकेशन एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज हम नई वीडियो लेकर आ रहे हैं अपने निःशुल्क कोर्स की। कुछ समय पहले हमने YouTube पर उत्तराखंड का निःशुल्क कोर्स प्रारंभ किया है। आज इस श्रृंखला की दूसरी वीडियो लेकर मैं आपके साथ हूं। देखते हैं आज की दूसरी वीडियो में क्या टॉपिक रहेगा और क्या उसकी विशेषता रहेगी। आज का जो टॉपिक हमारा है वो है उत्तराखंड में कुनिंद राजवंश। कुनिंद राजवंश एवं उसके आसपास के जितने भी राज्य थे उनके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं अपना लेक्चर। आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड के इतिहास में हम देखते हैं कि उत्तराखंड के इतिहास की जानकारी हमको महाभारत से मिलती है। महाभारत के आदि पर्व में दो देश या दो क्षेत्रों का वर्णन है। एक है दक्षिणी कुरु और दूसरा है उत्तर कुरु। और ये जो उत्तरी कुरु है, इस उत्तरी कुरु का जो उत्तरी कुरु है, उत्तराखंड भी क्या था, इसी उत्तरी कुरु का हिस्सा था। ठीक, तो उत्तराखंड क्या है, इस उत्तरी कुरु का हिस्सा था। और यहीं पर हम एक राजवंश पढ़ेंगे जिसका नाम है मौर्य राजवंश। मौर्य राजवंश यह चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा प्रारंभ किया गया था। इसके सबसे बलिष्ठ राजा या आप कह सकते हो सबसे प्रतापी राजा या सबसे फेमस राजा कौन थे? अशोक थे। अशोक ने कलिंग के युद्ध के बाद अपने जीवन से युद्ध त्याग दिए थे और उन्होंने युद्ध करना बंद कर दिया था। उसके बाद वो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं और अशोक के शासनकाल में ही 17वीं 18वें वर्ष में, जब उनके शासन का 17वां 18वां वर्ष था, तो मध्य हिमालय में पहली बार बौद्ध धर्म पहुंचता है। इसकी जानकारी हमको अशोक के कालसी अभिलेख से मिलती है, जो कि ब्रह्मी लिपि और प्राकृत भाषा में लिखा गया है। इसमें उत्तराखंड का वर्णन मिलता है, उत्तराखंड के लोगों का मिलता है। यहां को अपरांत कहते हैं, यहां के लोगों को पुलित कहते हैं। यह हमको यहां से जानकारी मिलती है। इसके पश्चात हम देखते हैं कि उत्तराखंड का पहला राजनीतिक शक्ति यानी कि वह वंश जिसने उत्तराखंड पर पहली बार शासन किया, उस राजवंश का नाम क्या है? उसका नाम है कुनिंद राजवंश। उत्तराखंड पर शासन करने वाला पहला राजवंश कुनिंद राजवंश। अब इस कुनिंद राजवंश की जब मैं बात करता हूं तो कुनिंद राजवंश का जो पहला राजा हमको दिखाई पड़ता है, उसके बारे में महाभारत में क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। और उस राजा का नाम है राजा सुबाहु। कौन है? राजा सुबाहु। यहां से आपके सामने दो प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न पूछा जाता है उत्तराखंड पर शासन करने वाली पहली राजनीतिक शक्ति कौन है? तो भैया हेडिंग में ही उत्तर छिपा है, कुनिंद राजवंश। एक। इसके बाद हम देखते हैं कि भाई इस कुनिंद राजवंश के बारे में अलग अलग जो इतिहासकार हैं उन्होंने क्या कहा है। तो पाणिनि ने इन कुलिंदों के लिए क्या कहा है? कुलून कहा है। तो इसके लिए कुलून शब्द का प्रयोग होता है पाणिनि के द्वारा। इसके अलावा कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, इसमें हमको कौन मिलता है? कुलिंदों की जानकारी मिलती है, कुनिंदस्य अष्टाध्यायी में मिलता है। ठीक, और उसके अलावा महाभारत में भी हमको इन कुनिंद राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है। कुनिंदों को कालक्रम के अनुसार हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला कुनिंद 1000 ईसा पूर्व से 5वीं 6वीं ईसा पूर्व तक। दूसरे कुनिंद 5वीं 6वीं ईसा पूर्व से दूसरी 3री ईसा पूर्व। और उसके बाद दूसरी 3री ईसा पूर्व से 3री 4थी ईसा पूर्व तक हमको उत्तराखंड में 3 अलग अलग भागों में कुनिंद राजवंश मिलता है। ये जो कुनिंद राजवंश है, ये अपने समय काल के अनुसार बढ़ता और घटता जाता है, यानी कि इसका उत्थान और पतन होता जाता है। जैसे जैसे देश की सत्ता बदलती है वैसे वैसे कुनिंद भी बदलते हैं। ठीक है, वैसे ही जैसे जैसे आपका समय बदलता है वैसे वैसे आपके जीवन में खुशहाली आती है। वैसे ही हमारा कौन सा है? कुनिंद राजवंश। अब हम बात करते हैं पहले कुनिंद राजवंश की, यानी कि कुनिंदों का जो पहला भाग है जिसकी जानकारी हमको महाभारत जैसे ग्रंथों से मिलती है।
इस समय की जब मैं बात करता हूं तो इसका समय काल 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 5वीं 6वीं ईसा पूर्व तक था। इस समय काल यानी कि जो पहले कुलिंद राजा जो हमको दिखाई पड़ते हैं, कुलिंदों का जो पहला राजा था उसका नाम था राजा सुबाहु। कौन था? राजा सुबाहु। राजा सुबाहु वह व्यक्ति था जो कुलिंदों का पहला शासक दिखाई पड़ता है। राजा सुबाहु की जो राजधानी हुआ करती थी वो सुबाहुपुर हुआ करती थी। कहां पर थी? सुबाहुपुर थी। ये सुबाहुपुर देख लीजिए आप, कहां थी? सुबाहुपुर। ये सुबाहुपुर है भाई है। और आजकल हम इस सुबाहुपुर को किस नाम से जानते हैं? आजकल भाई हम इसको जानते हैं श्रीनगर के नाम से। तो सुबाहुपुर को आधुनिक समय पे श्रीनगर कहते हैं और यही हमने यहां लिखा था। इनकी राजधानी कहां थी? श्रीनगर थी। श्रीनगर, श्रीपुर, सुबाहुपुर, इसको क्या कहते हैं? इसको श्रीपुर भी कहते हैं। और प्रश्न भी पूछा गया था भाई श्रीनगर का पुराना नाम क्या है? तो श्रीपुर या सुबाहुपुर एक ही चीज है भाई है। तो प्रश्न ये ऐसे ही बनेंगे, प्रश्न कहीं बाहर से नहीं बनते, यही से बनेंगे। ठीक, अब सुबाहु के बाद अगला जो राजा आता है इस वंश का, उनका नाम था राजा विराट। अब ये जो राजा विराट है, ये अपने नाम के अनुसार इनके कार्य भी विराट थे। ये पांडवों के रिश्तेदार थे, पहला। दूसरा काम इन्होंने क्या किया? अपनी राजधानी को परिवर्तित किया। तो विराट पहला कुलिंद राजा था जिसने अपनी राजधानी परिवर्तित की थी। और विराट ने अपनी राजधानी को कहां लाया? विराट अपनी राजधानी को श्रीनगर से ले आता है। कहां पर? वैराटगढ़ी। कहां लाएगा भाई? वैराटगढ़ी। ठीक, वैराटगढ़ी, या इसको आजकल वैराट खाई या विराट खाई भी कहते हैं। और ये जो क्षेत्र पड़ता है ये वैराटगढ़ी का, ये पड़ता है कालसी और लाखा मंडल के बीच में। कहां है? कालसी और लाखा मंडल के बीच में। आपने देखा होगा ना, पांडवों से जोड़ते हो जौन सारी जनजाति निवास करती है, तो वो सब उसी समय का गेम प्लान है। ठीक, अब ये जो विराट है, ये अपनी सुपुत्री जिनका नाम क्या था? उत्तरा था, उसका विवाह करवाता है अभिमन्यु से। अभिमन्यु कौन? जो चक्रव्यूह को तोड़ता है, वह अभिमन्यु जो अर्जुन के पुत्र थे, उनसे क्या करवाते हैं? अपनी पुत्री का विवाह करवाता है। कौन? राजा विराट। तो प्रश्न बनता है राजा विराट की राजधानी कहां थी? तो वैराटगढ़ी। अब आ जाते दूसरे नंबर के कुलिंदों पे। तो भाई इस समय देश में चल रहा था उथल पुथल का माहौल। ठीक, महाजनपद काल का क्या हो रहा था? जनपदों का उत्थान हो रहा था। और ये जब महाजनपद काल था, इस महाजनपद काल में सबसे जो महान जनपद था उसका नाम था मगध। ठीक है, और मगध जो राज्य था, इस मगध राज्य ने उत्तराखंड पर भी अपना क्या किया था? शासन किया था। क्योंकि उत्तराखंड में कालसी अभिलेख इसका क्या है? उदाहरण है। मौर्य और अशोक इसी मगध राज्य का क्या था? शासक था। और अशोक ही बताता है कि भाई जो हमारा क्या है उत्तराखंड है, ये भी मेरे अधीन था। और दूसरा हमको क्या मिलते हैं? अशोक, यानी कि मौर्यों के बाद जो दूसरा वंश आता है उसका नाम क्या था? उसका नाम था भाई शुंग वंश। कौन सा? शुंग वंश। और शुंग वंश की स्थापना की थी पुष्यमित्र शुंग नामक व्यक्ति ने की थी। और ये जो पुष्यमित्र शुंग था, इसके काल की हमको यहां पर क्या मिलती है? मुद्राएं मिलती है। इसने अपना एक अधिकारी था जिसका नाम था भद्रमित्र। तो भद्रमित्र की हमको क्या मिलती है? मुद्राएं मिलती हैं भाई। कहां कहां से? एक तो देहरादून से मिलती है और दूसरा उत्तरकाशी में एक जगह पड़ती है पुरोला। उस पुरोला से तो भाई लिख भी रखा हमने है, हाँ, ये पुरोला। ठीक, और ये इसके अलावा यहां से मुद्रा, ईंट, बहुत सारी चीजें मिलती हैं इनकी। चलिए अगला, अब आते हैं वह कुलिंदों का वह शासन जब हमको इनके क्या मिलते हैं? इनके मिलते हैं हमको पुरातात्विक साहित्य, पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक साहित्य, पुरातात्विक इतिहास। यानी कि वो क्या होंगे? इनके सिक्के, क्वाइंस। ठीक, तो जो परिवर्ती कुलिंद कहा जाता है इनको, ठीक है भाई, क्या कहते हैं? परिवर्ती कुलिंद कहते हैं। परिवर्ती कुलिंदों के इतिहास को जानने का जो सबसे प्रमुख स्रोत है वो क्या है हमारे पास?
वो है इनके सिक्के। और इस परवर्ती कुलिंदों की जब मैं बात करता हूं तो इसी समय कुलिंदों का बड़ा शासनकाल दिखता है। यहां पर कई राजाओं के विषदेव, अग्रराज, बलभूति, अमोघभूति, शिवदत्त, शिवपलित, शिवरक्षित, ऐसे कई राजाओं के नाम हमको यहां पर मिलते हैं। और महान राजा का नाम मिलता है अमोघभूति। तो कुलिंदों का सबसे प्रतापी शासक कौन? अमोघभूति। ठीक, सबसे प्रतापी शासक। प्रश्न भी यही आता है कि कुलिंदों का सबसे प्रतापी शासक कौन भैया? तो कौन है? अमोघभूति भाई साहब है। चलिए अगले, अमोघभूति क्या करते हैं इस समय? यहां पर बहुत सारे क्या थे? गणतांत्रिक राज्य थे, यौदेही थे, अमरूर था, त्रिगढ़ थे। इसने इन सबसे क्या कर दी? संधि। इसीलिए बोलते ना, पड़ोसी के साथ ढंग से रहोगे तो दुश्मन नहीं आ पाएगा। अगर पड़ोसी के साथ लड़ गए तो क्या होगा? दुश्मन आसानी से अटैक करेगा, पड़ोसी से दोस्ती करके कार्यक्रम खराब कर देगा। तो इसने कहा पहले पड़ोसियों को ठीक करो, तो ठीक कर दिया इसने अपने पड़ोसियों को, और अपना साम्राज्य क्या कर दिया? विस्तार कर दिया। लेकिन अमोघभूति के भाई जो उत्तराधिकारी हुए ना, वो एकदम निकम्मे टाइप के थे। निकम्मे टाइप के थे। उन्होंने पापा की जितनी जायदाद थी सब बेच दी। ठीक, स्थिति डमाडोल कर दी। और जब स्थिति डमाडोल हो गई तो उसके बाद क्या हो गया? राजा कमजोर हो गया। राजा कमजोर हो गया तो सत्ता कमजोर हो गई, और सत्ता कमजोर हो गई तो इसका मतलब आपका साम्राज्य समाप्त हो गया। तो कुपूत हो गए जी पीछे के। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते। अब देखते हैं भाई, मैंने आपको पहले बताया था कि भाई ये जो कुलिंद हैं इनकी जानकारी के क्या है? प्रमुख स्रोत क्या है? इनके जो सिक्के हैं, और ये सिक्के हमने दर्शा भी रखे हैं कि भाई ये देखो सिक्के इनके। ठीक, ये सिक्के देख लो इनके, ये ऐसे चित्र बना रखे इन्होंने, बहुत सारे चित्र हैं। तो कुलिंदों के क्या है? जानकारी के प्रमुख स्रोत है सिक्के। अब कुलिंदों के सिक्के दो प्रकार के हैं। एक है प्रारंभिक कुलिंद, यानी कि जो पहले के कुलिंद थे उनके सिक्के मिलते हैं। अब प्रारंभिक जो कुलिंद थे उस समय इनका जो शासन था वो गरीब राज्य था, तो इसलिए तांबे के सिक्के इन्होंने जारी किए। किसके? ताम्र धातु के। लिपि क्या थी उनकी? ब्रह्मी लिपि थी। अब राजाओं के पास पैसे नहीं थे तो शर्म आती थी उनको अपना नाम लिखने में। तो जब नाम लिखने में शर्म आएगी तो ना शासक का नाम था ना उपाधि थी। ठीक है, तो उपाधि थी न, दोनों नहीं थे। अब आते हैं परवर्ती कुलिंद। तो परवर्ती कुलिंदों में जब मैं देखता हूं तो उस समय यहां पर तीन प्रकार के सिक्के थे, लिखे हुए रखे हैं। एक अमोघभूति, दूसरा अल्मोड़ा, और तीसरा चत्रेश्वर या छत्रेश्वर। इन तीनों सिक्कों में हमको क्या है? सबसे जो महत्वपूर्ण सिक्के मिलते हैं वो राजा अमोघभूति जी के हैं। अमोघभूति ने दो धातुओं में क्या की? सिक्के जारी किए। यानी कि इसने रजत यानी कि चांदी और तांबा दो धातुओं में क्या करता है? ये सिक्के जारी करता है। इसीलिए तो इसको महान बोला गया है। भाई जो गरीब आदमी होगा वो चांदी के सिक्के थोड़े ना जारी करेगा, भाई अमीर राजा करेगा चांदी के सिक्के। तो अमोघभूति उत्तराखंड का पहला शासक है जिसने चांदी के सिक्के जारी किए। तो ये प्रश्न आने की संभावना है कि उत्तराखंड का पहला शासक जिसने क्या किया था? जिसने चांदी के सिक्के जारी किए थे। तो कौन है? अमोघभूति। अब जो ये अमोघभूति के जो सिक्के हैं इनमें ब्रह्मी और खरोष्टी लिपि मिलती है। कौन कौन सी मिलती है? ब्रह्मी और खरोष्टी लिपि मिलती है, पहला। दूसरा हमको इसमें देखने को मिलता है कि जो अमोघभूति के जो सिक्के थे इन पर मृग, ये दिख रहा है ना मृग, हाँ मृग मतलब जानवर, जंगली जानवर, मृग। और ये देखो देवी की मूर्ति है, तो ये माता लक्ष्मी है। तो मृग और लक्ष्मी के क्या मिलते हैं? चित्र मिल रहे हैं। किसके? अमोघभूति के सिक्कों पे, पहली बात। दूसरी चीज हमको क्या मिलती है कि अमोघभूति के जो सिक्के थे उन सिक्कों पे लिखा गया था राज्ञ कुलिंदस्य अमोघभूतिश्य। ठीक है, राज्ञ कुलिंदस्य अमोघभूतिस्य महाराजस्य, वो उपाधि, ये देखिए ये उपाधि लिखी हुई है उनकी। किसके? अमोघभूति के। तो अमोघभूति प्रकार के सिक्के इनके सबसे विशिष्ट सिक्के थे जिसमें ब्रह्मी और खरोष्टी लिपि मिलती है। ठीक है, मृग और लक्ष्मी के चित्र मिलते हैं, राजा का नाम मिलता है, उसकी उपाधि मिलती है। ये उसके बाद है अल्मोड़ा प्रकार के सिक्के। तो भाई जो ये अल्मोड़ा प्रकार के जो सिक्के हैं
ये हमको पहली बार कहां से मिले? अल्मोड़ा से मिले। अल्मोड़ा से मिले, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं? अल्मोड़ा प्रकार के। ये मिलते हैं शुरुआत में कितने? 4 सिक्के मिलते हैं, और इन 4 सिक्कों पे इनके राजाओं के नाम मिलते हैं, जिनमें शिवपलित, शिवपलित, शिवदत्त, शिवपलित, शिवदत्त, हरिदत्त, हरिदत्त, मगभत्त, ऐसे इनके राजाओं के नाम मिलते हैं। यही प्रश्न पूछा गया था कि अल्मोड़ा प्रकार के सिक्कों में कुनिंदों के किन किन राजाओं के नाम मिलते हैं, तो भाई इन राजाओं के नाम मिलते हैं। और जो ये अल्मोड़ा प्रकार के जो सिक्के हैं, ये ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में रखे गए। कहां पे? लंदन में। उन्होंने, लंदन वालों ने बहुत चीजें टपाई हमारे यहां से, तो उनमें से ये 4 सिक्के भी ले गए, ये भी नहीं छोड़े उन्होंने। ठीक, तो इनको भी वापस ले गए। ठीक, और उसके अलावा 54 मुद्राएं हमको कहां से मिली है? इनकी कत्यूर घाटी से। ठीक, कत्यूर घाटी से मिली है। उसके अलावा हम देखते हैं कि इनके एक तीसरे प्रकार के जो सिक्के हैं वह मिलते हैं, जिनको हम चत्रेश्वर या छत्रेश्वर कहते हैं। अब छत्रेश्वर या चत्रेश्वर, इनके अधिष्ठात्री देवता थे शिव, जो कि छत्र धारण करते थे। जैसे अगर आप आजकल देखते हैं तो महासु देवता में एक देवता है चालदा महासु, उनको भी छत्रधारी कहते हैं। तो वैसे ही देवता कौन थे? भगवान शिव थे, जो छत्र धारण करते थे। उनके नाम पे ही इन्होंने क्या किए थे? अपने सिक्कों को जारी किया था, और उसी कारण इनके सिक्कों को चत्रेश्वर या छत्रेश्वर कहते हैं। इनके सिक्के चत्रेश्वर प्रकार के। तो 3 प्रकार के सिक्के जारी किए थे, अमोघभूति, अल्मोड़ा और चत्रेश्वर। अल्मोड़ा और चत्रेश्वर दोनों प्रकार के सिक्के कैसे हैं? ताम्र धातु के। ये दोनों सिक्के भाई ताम्र धातु के, इनमें तांबा ही तांबा। जबकि अमोघभूति प्रकार 2 टाइप के हैं, तांबा, चांदी। ये इनकी सबसे बड़ी विशेषता है। तो ये हमको इनके सिक्के मिल गए। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। है हाँ, अब आते हैं जो ये परवर्ती कुड़िन थे, जो अंतिम के कुड़िन थे, इन कुड़िंदों को पराजित करके उत्तरा भारत में या उत्तराखंड में एक राज्य, एक शासन सत्ता आती है, जिसको हम क्या कहते हैं? शक साम्राज्य या शक शासन सत्ता। और ये जो शक थे, यहां पर इन्होंने उत्तराखंड में अलग अलग स्थानों पे इनके बारे में जानकारी मिलती है। और हमको शकों के जो राजा थे, ठीक, उनसे हमको एक ही चीज मिलती है कि इनके द्वारा उत्तराखंड में अग्नि पूजा प्रारंभ करवाई गई थी। अग्नि पूजा प्रारंभ की गई थी, और इसके प्रमाण हमको 2 जगह से मिलते हैं। देख लो भाई, मतलब वैसे तो बहुत जगह से मिलते हैं, लेकिन 2 प्रमुख हैं। एक है कटारमल का सूर्य मंदिर, और दूसरा है पलेठी सूर्य मंदिर। पलेठी सूर्य मंदिर कहाँ है? हिंडोला खाल में। ठीक, और हिंडोला खाल कहां पड़ता है? हिंडोला खाल पड़ता है हमारा टिहरी जनपद में। ठीक, टिहरी जनपद में। चलो अगला, शकों को पराजित करके यहां पर कौन आए? कुषाण आए। अब इन कुषाणों के हमको क्या मिलते हैं? सिक्के मिलते हैं। ये सिक्के मिले हमको सुमाड़ी में। ये सिक्के मिलते हैं कहां पर? गौविशाण में, यानी कि काशीपुर से। ठीक, और इन कुषाणों ने यहाँ के सिल्क रूट यानी कि उत्तरा पथ पर भी क्या कर दिया था? शासन कर लिया था। और कुषाण कालीन जो सिक्के थे, उनमें जो कुषाण शासक कौन थे? कनिष्क थे। उनकी हमको क्या मिलती है? बहुत सारी मुद्राएं मिलती है यहां पर। और कनिष्क की मुद्राएं जो यहां पर मिलती है, उन पर यूनान के देवता नानो की क्या है? तस्वीर है। ठीक है, क्या है? तस्वीर है। किसके? यूनान के देवता नानो की। तो शकों के जो राजा थे कौन थे? सॉरी, कुषाणों के जो राजा थे वो कौन थे?
ठीक, तो कुषाणों के राजा की हमको क्या मिलती है, यहां पर जानकारी मिलती है। ठीक, जो कनिष्क नाम के जो राजा थे इनके, उसकी हमको क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। इसके तो अलावा कुषाणों में कनिष्क, हुइस्क, वासुदेव प्रथम, वासुदेव द्वितीय, इन सब की हमको क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। और इनमें जो राजा वासुदेव थे उसकी हमको सिक्के मिले हैं, एक्स्ट्रा जानकारी जो यहां पर नहीं है। वासुदेव के सिक्के मिले हैं कहां से, खटीमा से। ठीक, खटीमा कहां पड़ता है, उधम सिंह नगर में पड़ता है। चलो आगे बढ़ते हैं। कुषाणों को पराजित करने का जो श्रेय जाता है वो जाता है योद्धेव को। और योद्धेव क्या थे, एक गणतंत्रात्मक शासन था, यानी कि यहां पर किसी भी राजा का नाम हमको नहीं मिलता है, बल्कि इनके सिक्कों पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है, एक व्यक्ति है जिसने हाथ में त्रिशूल पकड़ा है, उसको बोलते हैं शूलधारी कार्तिकेय। और इन्होंने अपने इष्ट देवता कार्तिकेय, और कार्तिकेय कौन है, कार्तिकेय हैं भगवान शिव और माता पार्वती के ज्येष्ठ पुत्र। ठीक, जिनके नाम पे उत्तराखंड में एक मंदिर है जिसका नाम क्या है, कार्तिक स्वामी मंदिर, और इन्हीं कार्तिकेय के नाम पे है। तो शूलधारी कार्तिक का इनके सिक्कों पे क्या मिलता है, फोटो मिलती है। और इनकी जो योद्धेव राजवंश के जो राजा थे या जो ये गण था, इनकी मुद्राओं को द्वि एवं त्रिमुद्रा कहते हैं। क्या कहते हैं, द्वि और त्रिमुद्रा। यह प्रश्न भी आ रखा है कि द्वि और त्रिमुद्रा किस राजवंश की थी, तो किस राजवंश की थी, द्वि त्रिमुद्रा योद्धेव राजवंश की थी। भाई किसकी थी, योद्धेव राजवंश की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में योद्धेव साम्राज्य के बाद यहां पर कौन आते हैं, नाग वंशीय शासक आते हैं। ठीक है, नागों की सत्ता आती है। और जब हम यहां पर नागों की सत्ता देखते हैं तो नागों की सत्ता की जानकारी हमको दो जगह से मिलती है। एक तो है गणपति नाग का कौन सा, गोपेश्वर अभिलेख, और दूसरा है गुह का बाड़ाहाट अभिलेख। ये जो त्रिशूल अभिलेख है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपसे यही पूछा जाता है कि भाई जो त्रिशूल अभिलेख हैं वो कहां के हैं, तो ये दो आपको जानकारी देनी है। ठीक, एक गोपेश्वर का है और एक बाड़ाहाट यानी कि वर्तमान का उत्तरकाशी है। चलिए अगला बढ़ते हैं। अब नागों की सत्ता को यहां पर एक व्यक्ति समाप्त करता है जिसका नाम था राजा हर्ष। कौन थे, राजा हर्ष थे। हर्ष के द्वारा यहां पर किसकी समाप्ति की गई, नाग शासन की समाप्ति की गई। और इसके बारे में हमको जानकारी देता है हर्ष चरित्र। हर्ष चरित्र में लिखा गया है कि एक राजकुमारी हुआ करती थी। देखिए फोटो भी लगा रखा हमने इनका है, हाँ ठीक। तो एक राजकुमारी हुआ करती थी जो कि पहाड़ी राजा की पुत्री थी, दिखने में बड़ी सुंदर थी। राजा हर्ष उससे क्या कर लेते हैं, विवाह कर लेते हैं। और इसकी जानकारी हमको कहां से मिलती है, इसकी जानकारी मिलती है हमको हर्ष चरित्र नामक पुस्तक से। ठीक, तो आज के लेक्चर को यही हर्ष पे क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। और कल जल्दी ही इसका तीसरा पार्ट लेकर आएंगे। ठीक, इसके अलावा जो हमारी 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो सीरीज चल रही है वो भी इसके साथ साथ अलग से चलती जाएगी। ठीक है, और लगातार आप हमारे साथ बने रहिए। ठीक, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए ताकि हम उस पर अधिक से अधिक वीडियो आपको दे पाए। धन्यवाद।